मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर आयन पीक के बारे में जाना था। आज बच्चों हम मॉलिक्यूलर आयन पीक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि यदि कोई आइसोटोप इसमें प्रेजेंट है तो हमारी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो हमें दो दिखाई देती है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका आइसोटोप है वो कितना नेचुरली अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी परसेंटेज के हिसाब से हमारी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो हमें दिखाई देती है। तो यदि हम बात करें मास स्पेक्ट्रा ऑफ्टन कंटेनिंग पीक ऑफ सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी दैट आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। टू ऑफ दीज आर कॉल्ड द M+1 एंड M+2 पीक। यानी ये कौन कौन सी पीक होती है? M+1 और M+2 पीक। वेयर M इज़ द मास ऑफ द पेरेंट आयन, यानी M+1 जो है उसकी वैल्यू M हो गई। अब 1 and 2 रिप्रेजेंट मास इंक्रीज ड्यू टू द हेवियर आइसोटोप ऑफ 1 और 2 मास यूनिट। यानी कि यदि एक या दो नंबर मास यूनिट का बढ़ जाता है, उसके आधार पर जो हमें पीक नज़र आती है उसे हम M+1 पीक या M+2 पीक कहते हैं। अब बच्चों, बात आती है कि कौन कौन से ऐसे हैं जिसके आइसोटोप्स एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। जैसे ब्रोमीन यदि प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, कार्बन है, कार्बन 13 भी मिलता है, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम की फॉर्म में मिलता है। तो बच्चों, अब डिपेंड करता है कि जो हमें M+1 या M+2 पीक नज़र आ रही है, यदि हम इसकी बात करें तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि वो हमें किस रेशो में नज़र आएगी। और ये बहुत अच्छे से इंडिकेट करती है। यदि हम ब्रोमीन देखें, यदि हमारा कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर यदि ब्रोमाइड प्रेजेंट है तो हमें ब्रोमाइड के लिए बहुत अच्छे से पीक नज़र आएगी M+ की। इसी की तरह से यदि Cl है तो वहाँ पर भी हमें आइसोटोप की पीक नज़र आती है। लेकिन यदि हम ड्यूटेरियम की बात करें, हाइड्रोजन के केस में, तो उसकी परसेंटेज एनवायरनमेंट में बहुत कम है। आप यहाँ पर देखिए, आप टेबल के अंदर देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो मैं 100% हमें हाइड्रोजन के लिए पीक नज़र आती है। यहाँ पर हमें M+1 या M+2 पीक नज़र नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरियम है या टाइटेनियम है वो एनवायरनमेंट में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इसी तरह से यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 जो है वो 98.9% हमें एनवायरनमेंट में मिल रहा है, जबकि हमें कार्बन 13 1.1% मिलता है। इसी तरह से नाइट्रोजन 14 की बात करें तो हमें 99.6% मिलता है, जबकि हमें नाइट्रोजन 15 जो है एनवायरनमेंट में उसका आइसोटोप है 0.4% मिलता है। लेकिन यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 99% हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, और ऑक्सीजन के लिए हमें 0.2% हमें ऑक्सीजन O18 मिलता है, जिसके लिए हमें M+2 पीक मिलती है। अब सल्फ़र की बात करें तो 95% हमें सल्फ़र मिल रहा है 32, लेकिन 33 हमें 0.8% मिलता है, इसके लिए हमें M+1 पीक मिलती है। इसी तरह से क्लोरीन के लिए 35 हमें मिल रहा है 70। अब बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि अभी तक जितने भी हमने ऊपर आइसोटॉप्स देखे थे या हमारा उनकी जो परसेंटेज है, जो एनवायरनमेंट में उसकी अवेबिलिटी है, वो काफ़ी कम है। चाहे हम कार्बन 13 की बात करें तो 1.1% है, जो इतना ज़्यादा हमारे को डिफरेंस देखने को नहीं मिलता पीक्स के अंदर। इसी तरह से यदि हम नाइट्रोजन 15 की बात करें, इसके लिए हमें M+1 पीक है, नेग्लिजिबल होगी। इसी तरह सल्फ़र में भी हमें थोड़ी बहुत पीक नज़र आती है, क्योंकि 95% है हमारा, जो 32 नॉर्मली हमें मिलता है, लेकिन यदि हम इसके आइसोटोप की बात करें तो 0.8% हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो बच्चों, यहाँ हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। हमें 35 क्लोरीन जो है 75.5% एनवायरनमेंट में मिलता है, लेकिन वहीं हमें 37 क्लोरीन जो है 24.5% देखने को मिलता है। यानी कि यदि हम रेशो कैलकुलेट करें तो ये होगा 1:3। यानी कि क्लोरीन की जो अवेबिलिटी है एनवायरनमेंट में, इसके आइसोटोप और उसकी 1:3 होगी। यानी कि ये 24% है और ये हमारा, तो हमें जो पीक नज़र आएगी उसमें भी यही रेशो नज़र आएगा। यानी हमें जो M+2 पीक नज़र आ रही है उसका जो रेशो होगा 1:3 होगा। इसी तरह से यदि बच्चों हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आप देखिए 79 जो है वो 50.5% मिल रहा है, जबकि 49.5% जो हमें 81 ब्रोमाइड देखने को मिलता है। तो बच्चों, यहाँ डिफरेंस देखिए कि दोनों की जो अवेबिलिटी है जो एनवायरनमेंट के अंदर,
ब्रोमीन के केस में देखिए तो 1:1 है, यानी कि यदि हम इसके M+2 पीक की बात करेंगे तो उनका रेशियो लगभग हमें बराबर देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम M+1 पीक की बात करें या M+2 पीक की बात करें तो हम इसको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है मीथेन का। अब आपको यहाँ पर M+1 पीक मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ, तो आप इसमें सबसे पहले देखिए कि हमने हाइड्रोजन का केस डिस्कस किया है। हमने सिंपल सा मास स्पेक्ट्रम लिया है मीथेन का। मीथेन के केस में आप देखिए कि आपको जो M+ पीक है, बेस पीक मिल रही है जो 16 के अराउंड मिल रही है ड्यू टू द पेरेंट आयन। आप ये देखिए यहाँ पर हमें बेस पीक के रूप में हमें यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन यदि हम M+1 पीक की बात करें बच्चों, अभी पीछे ही हमने देखा है कि जो कार्बन 13 है वो 1.1% एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जबकि हमारा कार्बन 12 98.9% अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप वेरिएशन देखिए, जो M+1 पीक है वो लगभग नगण्य है, नेग्लिजिबल है, यानी कि हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब अगला डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर बच्चों देखो मीथेन के रिलेटिव इंटेंसिटी की बात हो रही है कि यदि हम mz वैल्यू देखें तो रिलेटिव अबेंडमेंट जो है, अब आप ये देखिए कि जो हमारी बेस पीक है वो 100% है, और जबकि हमारी जो M+1 पीक है, आप देखिए यहाँ आपकी जो M+1 पीक है वो 1.1% है, और ये आपकी 100% जो अबेंडमेंट आपकी जो दिख रही है, आपको 100% दिख रहा है वो पेरेंट पीक है या आपकी बेस पीक है। अब बच्चों बात आती है, अपन इसको डायग्राम से ही अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें कहाँ वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक मिथाइल ब्रोमाइड का सिंपल सा स्पेक्ट्रा लिया है। अब यदि हम मिथाइल ब्रोमाइड का स्पेक्ट्रा यदि डिस्कस करें तो बच्चों आप यहाँ पर देखिएगा, पूरा जो है हमें अलग अलग पीक नज़र आ रही है, और डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आपको कौन सी पीक किस फ्रेगमेंट की वजह से मिल रही है। क्योंकि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है उसका थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था, और अभी तो अपन और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को ना ध्यान में रखते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम M+1 या M+2 पीक को जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, जिसे हम समझना चाह रहे हैं, तो हम इस स्पेक्ट्रा में उसको आसानी से समझ सकते हैं। हमने बहुत सिंपल सा स्पेक्ट्रा लिया है मिथाइल ब्रोमाइड, ताकि हमें इसमें ज़्यादा पीक्स नज़र नहीं आए। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि यदि हम M+1 पीक की बात करें तो आप ये देखेंगे कि M+1 पीक हमें 94 के अराउंड मिल रही है, और M+2 पीक हमें मिल रही है एक 96 के अराउंड, और इनकी जो लगभग इंटेंसिटी आप देखेंगे तो वो लगभग इक्विवेलेंट है। आप ये देखिए यहाँ पर कि हमने ये बात करी है, ये देखिए M+2 पीक जो है आपकी वो इस तरह से है, और जबकि आपकी जो M पीक है, मॉलिकुलर आयन पीक है, वो 94 के अराउंड मिल रही है। वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ आपका जो है वो 50.5 है और 49 है। तो आप इसमें ये देखिए कि आपको स्लाइटली डिफरेंस लिख रहा है, मगर हम कह सकते हैं कि ये लगभग इक्विवेलेंट है, 1:1 अपन कह सकते हैं। इसके अलावा यदि हम Br के लिए पीक देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि Br के लिए हमें पीक नज़र आ रही है 79 और 81 के अराउंड। आप अगली पीक आप देखिए, आपको यहाँ पर Br की पीक ही मेन देखनी है। अब आप यहाँ देखिए दोनों आइसोटोप के लिए हमें पीक नज़र आ रही है। यदि Br है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ही डिटेक्ट करेगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए Br कैटायन है, तो उस कंडीशन में आप देखिए कि आपको 79 के अराउंड, और Br कैटायन के लिए 81 के अराउंड हमें पीक नज़र आ रही है। तो वो जो M+1 और M+2 पीक है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी कि उसी, और यहाँ पर आप ये देखिए कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो लगभग बराबर है, लगभग भी नहीं कहेंगे, इक्विवेलेंट है बिल्कुल। इसी तरह से आपको एक ही सिंगल पीक मिथाइल ग्रुप की नज़र आ रही है, वो आपको 15 के अराउंड देखने को मिल रही है। अब बच्चों यदि हम इनका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखें कि ऊपर जो अभी अपन ने स्पेक्ट्रा डिस्कस किया है, तो अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है या उसका प्रोसेसिंग क्या है। तो बच्चों आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यदि CH379Br, सबसे पहले ऊपर जो अपन ने स्कीम ली है आप इसे देखिए, इसके अंदर देखिए हमने इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाया है, तो 94 के अराउंड हमें यहाँ पर पीक नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर 94 के अराउंड आपको पीक नज़र आ रही है ऊपर। और इसी तरह से यदि हमने 81, यदि कि आइसोटोप 81 है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, तो हमें 96 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, जो अपन ने ऊपर देखी है। इसके बाद में
जब हमारी मॉलिक्यूलर आयन बन गई है, पीक आ गई है, उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन होगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ कि जो CH3 है उस पर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यानी वो फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल, और 79 पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल भी आ गया। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 94 के अराउंड हमें मिल रही है, जबकि जो है वो इसमें जब Br मिसिंग हो जाता है तो हमें 79 के अराउंड मिलती है। वहीं यदि 96 पीक के लिए हम देखें तो हमें जब Br यहाँ से रिमूव होता है, अलग होता है फ्रेगमेंटेशन पर उसमें, तो हमें 81 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन Br के साथ में यदि नॉट चार्ज नहीं है उस पर किसी भी तरह का, जैसे कि CH3 पे ऊपर चार्ज नहीं था, वो फ्री रेडिकल था, Br पे चार्ज था, इसलिए हमें वहाँ पीक नज़र आई। इन केस यदि हमारा फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में Br के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो CH3 के ऊपर चार्ज रहता है और हमें वहाँ पर पीक नज़र आती है। और यहाँ पर बच्चों नॉट चार्ज डज नॉट अपीयर इन द मास स्पेक्ट्रम, यानी कि Br पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें ये स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि कैसे Br के लिए हमको M+2 पीक, यानी कि अब आप ये देखिए कि आप यदि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को, मास स्पेक्ट्रा को डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यदि हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक के सिमिलर M+2 पर यदि इक्विवेलेंट इंटेंसिटी की पीक मिलती है तो हम कह सकते हैं कि उसमें Br प्रेजेंट हो सकता है। अब अगली पीक आती है बच्चों, वो है Cl यानी क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन के लिए भी बच्चों हमने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है और वो है हमारा मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड के केस के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें MZ15 के लिए बेस पीक नज़र नहीं आ रही है, हमें जो बेस पीक नज़र आ रही है वो CH3Cl M+ के लिए नज़र आ रही है, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन है उसी के लिए हमें बेस पीक नज़र आ रही है। और आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए, आप यहाँ रेशो के अंदर डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर हमें 1:2 रेशो देखने को मिल रहा है, M+2 पीक मिल रही है। आप इसमें डिफरेंस देखेंगे कि ये पूरा 1:3 है। तो बच्चों अब यदि क्लोरीन या ब्रोमाइड प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि जो हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसमें हमें जो M+2 पीक नज़र आ रही है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो बच्चों ये तो हमने बात करी कि मॉलिक्यूलर आयन पीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब बच्चों आप फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि CH3 मीथेन का यहाँ पर दिया है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट हुई, आयनाइजेशन हुआ तो 16 पर हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक मिली। फिर यहाँ से एक प्रोटॉन निकला तो 15 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को, वहाँ पर हमें पीक नज़र आ रही है MZ। अब बच्चों बात आती है फ्रेगमेंटेशन की। अब बात ये है कि फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जब फर्स्ट वीडियो अपन ने इसका, जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी तब मैंने आपको ये बताया था कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम ये आसानी से बता सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। साथ ही हमें जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, डॉटर आयंस। ये क्या है, हमारे डॉटर आयंस हैं। इनसे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यदि डॉटर आयन छोटा है तो हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन यदि लॉन्ग चेन है या बड़े ग्रुप्स हैं में फ्रेगमेंटेशन होता है तो उस कंडीशन में हमें बहुत सारा अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें कितने तरह के या के कंपाउंड पर जो उनकी जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो किस तरह की होगी। तो इसके आधार पे बच्चों फर्स्ट हम लोग देखें, द मॉलिक्यूलर आयन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड। अपन को पता ही है मॉलिक्यूलर आयन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी अपन ने इतना सारा डिस्कस किया है। इसका अगला पॉइंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन आयन आर जनरली मोर सिग्निफिकेंट दैन इवन इलेक्ट्रॉन आयन ऑफ सिमिलर मास और अबेंडमेंट्स as they are generally formed via a rearrangement reaction which may be typical of a particular category of compound. थर्ड पॉइंट है, आयंस ऑफ हाई मास नॉर्मली गिव मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जितना ज़्यादा मास यूनिट ज़्यादा होगा हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट वो फ्रेगमेंट हो जाता है। यूजफुल इंफॉर्मेशन देन लॉस्ट एट लोअर मास सिंस दे आर लाइकली
have been formed via a simple rotational fragmentation. फोर्थ पॉइंट है द मेटास्टेबल आयन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ द फ्रेगमेंट्स प्रोसेस. लास्ट है द इंटेंसिटी ऑफ फ्रेगमेंट्स आयन इन द मास स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ आयन. बच्चों जब अपन ने बेस पीक के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बकेटायन वही बनेगा. तो यदि हम कार्बकेटायन की स्टेबिलिटी और उसी की आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, उसमें रीअरेंजमेंट भी पढ़े होंगे, तो आपने ये सब देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बकेटायन होता है वही फॉर्म होता है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है उसी फ्रेगमेंट की ज़्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी जिस आयन की. एंड द एनर्जी रिलेशनशिप ऑफ द बॉन्ड ब्रोकन एंड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन लीडिंग टू द आयन. The condition of very low pressure and unimolecular reaction in a mass spectrum, however, differ significant from those normally the inorganic compound. The fundamental concept of the carb-cation stability are useful to relationship of the appearance of mass spectrum. यानी कि हमें कार्ब-केटायन की जो स्टेबिलिटी है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा. अब बच्चों बात आती है सिंपल सा अपन फ्रेगमेंटेशन दिखें और उसको सिमिलरली समझने की कोशिश करें. तो आप सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है हेक्सेन का. हेक्सेन का हमने एग्जांपल लिया है. तो अब यहाँ पर बच्चों आप नीचे आपको पूरे क्लियर यहाँ पर डायग्राम आपको पूरा नज़र आ रहा है, नीचे पूरा फ्रेगमेंटेशन पैटर्न नज़र आ रहा है. तो आप देखेंगे इन द केस ऑफ द मॉलिकुलर आयन डिवाइड इन द एन एल्केन एंड एक्सिस्टिव decomposition take place to given the series of fragmentation ion separated of 14 mass unit. यदि हम सिंपल चेन की बात करें मतलब कि उसमें किसी भी तरह की ब्रांच यूनिट नहीं है, यदि हम उनकी बात करें तो उसमें फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि हमेशा हमें 14 मास यूनिट का लॉस मिलेगा. यानी कि द मॉलिकुलर आयन पीक यदि हमें 86 पर मिलती है, आप यहाँ पर देखेंगे किस फ्रेगमेंटेशन की बात कर रही हूँ. आप यहाँ पर देखिए कि हमने सिंपल सा बच्चों यहाँ पर देखिए कि हेक्सेन का लिया है. इसका जो मॉलिकुलर आयन है वो कितना है 86 के अराउंड है. अब आप यहाँ पर वेरिएशन देखिए कि यहाँ पर 15 मास यूनिट का लॉस होगा, पर अपन ने ये पढ़ा 14 मास यूनिट का यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिलता है. तो 14 मास यूनिट का जब हमें लॉस देखने को मिलता है तो जो हमारी मॉलिकुलर आयन पीक है वो तो हमें 86 के अराउंड मिली. इसमें से M+1 पीक बहुत ज़्यादा स्मॉलर है क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो कार्बन 13 है वो एनवायरनमेंट में बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो नेग्लिजिबल होती है एक तरह से. अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपको अगली जो पीक नज़र आएगी MZ वो 71 के अराउंड नज़र आएगी. उसमें हम क्या करेंगे 15 मास यूनिट को हमने माइनस कर दिया है. इसके बाद में अगली पीक हमें नज़र आएगी 57 पर. इसमें से हम 29 को मास यूनिट को हटा देंगे. ऐसा क्यों करेंगे 15 पहले से लॉस हुआ है जो हमारा 86 है. अब उसके अंदर हम यदि 14 और जोड़ दें यानी CH2 का फिर से लॉस हो गया. अब अगली जो मिलेगी 43 के अराउंड हमें देखने को मिलती है. लास्ट हमें 29 के अराउंड देखने को मिलती है. अब बच्चों यही पीक हम सिंपल यहाँ पर देखते हैं. यहाँ हमने जो स्पेक्ट्रा लिया है वो 3 मिथाइल पेंटीन का लिया है. अब इस पूरे 3 मिथाइल पेंटीन को स्पेक्ट्रा डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इसका डिस्कस करना चाहूँगी. आप यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होता है. तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट्स यहाँ पर दी है. तो फर्स्ट पाथवे यदि हो यानी कि CH3 CH2 का लॉस होता है तो हमें 57 के अराउंड पीक देखने को मिलती है. इसी तरह से यदि सेकंड और थर्ड हो फ्रेगमेंटेशन गिव सेकेंडरी कैटायन ड्यू टू द बट द सेकेंडरी गिव अ प्राइमरी रेडिकल इंस्टेड. अब देखिए अब यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है. यदि सेकंड और थर्ड पाथवे से देखें तो सेकंड पाथवे में CH3 CH2 निकल रहा है, वो रेडिकल निकल रहा है. लेकिन यदि हमारा सेकेंडरी कार्ब कैटायन बन रहा है जिसकी हमें पीक 43 के अराउंड मिल रही है, आप यहाँ पर देखिए. और यदि फ्रेगमेंटेशन में CH3 गया तो ये देखिए 71 के अराउंड हमें पीक देखने को मिल रही है, जबकि CH3 का लॉस होता है सर. यानी कि हमारा फ्रेगमेंट में यहाँ से टूटेगा.
तो बच्चों जिस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है, यदि हम एल्कीन का केस देखें तो हमें इस तरह से फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं और उनकी पीक्स हम ऑब्जर्व करते हैं। अब बच्चों अगली पीक हमारी आती है, वो आती है हमारी रिंग सिस्टम की। तो अपन यहाँ पर यदि बेंजीन रिंग की बात करें, यहाँ पर हमने बेंजाइल बॉन्ड लिया है, तो आप देखिए हमने टॉलिन लिया है, टॉलिन में इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई है, 92 के अराउंड हमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक देखने को मिल रही है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे CH2 जुड़ गया, अब पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और किस तरह से हमें एक हाइड्रोजन के लॉस के बाद में हमें मॉलिक्यूलर आयन के लिए 91 के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और ये 91 के अराउंड जो हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है वो कहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है, हमें यहाँ पर एक स्टेबल एरोमेटिक स्पीशीज देखने को मिल रही है, जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेप्टेन एनाइल कैटायन यानी ट्रोफाइलियम आयन। यानी हमारी जो रिंग थी 6 मेंबर से 7 मेंबर की रिंग हमारी हो गई। इसके लिए हमें 91 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। बच्चों ये मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक पीक दिखा रही हूँ आपको। 91 के अराउंड यदि हमें पीक देखने को मिलती है तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा जो भी कंपाउंड है उसमें एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, यानी एरोमेटिक चेन उसमें मौजूद है, एरोमेटिक। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि अपन को 43 के अराउंड बेस पीक मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि वो एल्कीन प्रेजेंट है। इसी तरह से यदि हम ट्रोपोलियम आयन की यदि हम बात करें तो 91 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तो बच्चों हमने डिस्कस किया कि किस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है, कैसे हमें M+1 या M+2 पीक मिलती है। यदि हम क्लोराइड और ब्रोमाइड की बात करें तो हमें कैसे जो हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक है उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। साथ ही हमने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। इसके अगले वीडियो में हम एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक जितना भी अपने से हो सकेगा उतना लेने की कोशिश करेंगे और उन स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनमें फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हमें देखने को मिलता है और कहाँ कहाँ पर हमें पीक देखने को मिलती है। और बच्चों जब अपन एक एक चीज़ लेंगे तो हमें क्लियर होता चलेगा कि यदि हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो कहाँ हमें बेस पीक मिल रही है, यानी सभी एल्केन में बेस पीक एक ही जगह मिलेगी। इसी तरह से अभी हमने एरोमेटिक सिस्टम में देखा कि हमारा यदि उस पर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमें किस तरह से 7 मेंबर रिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने बात करी है कि हमारा जो कार्ब कैटायन है, अभी जो हमने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के अंदर हमने यही डिस्कस किया है कि जो हमारा स्टेबल जो कार्ब कैटायन बनेगा उसी की हमें सबसे ज़्यादा पीक देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी की हमें पीक जो है सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की देखने को मिलेगी। तो बच्चों अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।